दिन था 3 जून 1831 जब नायगांव महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले जी का जन्म होता है। ये वो वक्त था जब ज्यादातर औरतों को या तो पैदा होते ही मार दिया जाता था या फिर उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। इनके पिता का नाम था खंडोजी निवेश पाटिल और मां का नाम लक्ष्मी था। इनके बचपन का एक किस्सा है कि जब ये करीब 4 साल की थी तब ये बाहर गई हुई थी और इनकी मुलाकात कुछ अमेरिकन मिशनरियों से होती है और उन्होंने इन्हें एक बुक दी थी और इनसे कहा था कि अगर तुम ये बुक पढ़ नहीं सकती तो इसमें जो डायग्राम है बस उन्हें देखती रहना। और जब सावित्रीबाई अपने घर आती हैं और इस किताब के कुछ ही पन्ने पलट पाती हैं तभी इनके पिताजी इन्हें देख लेते हैं और इनसे वो बुक छीन लेते हैं और कहते हैं कि औरतों और दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है और तुम्हें इन किताबों से दूर रहना है। क्योंकि ये औरत तो थी ही, इसके साथ ये दलित कम्युनिटी से भी आती थी तो इनके लिए शिक्षा लेना और भी मुश्किल था। धीरे धीरे समय बीतता है और जब इनकी उम्र करीब 9 वर्ष की हो जाती है तब इनकी शादी होती है ज्योतिबा फुले के साथ। ज्योतिबा फुले की उम्र उस वक्त करीब 13 वर्ष की थी। ज्योतिबा फुले जिन्हें आज के दिन हम वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोशल रिफॉर्मर मानते हैं महाराष्ट्र का, और ज्योतिबा फुले भी चाहते थे कि औरतों को भी पढ़ना लिखना चाहिए और उन्हें भी आगे आना चाहिए। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना इसकी शुरुआत अपने ही घर से की जाए। इसलिए दिन भर वो पढ़ाई करते और अपने खेतों पर काम करते और रात को आकर सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया करते थे। क्योंकि सावित्रीबाई खुद भी पढ़ना चाहती थी इसलिए उन्होंने आगे चलकर मिशेल द्वारा खोली गई संस्था नॉर्मल स्कूल से शिक्षा ली और फिर उन्होंने मेमेरा फरेरा के संस्थान से पढ़ाने की ट्रेनिंग ली और यहीं से उन्हें टीचर का सर्टिफिकेट भी मिलता है। इस तरह वो बनती हैं देश की पहली महिला शिक्षिका। वो टीचर तो बन चुकी थी, अब बारी थी उन्हें स्टूडेंट को पढ़ाने की, क्योंकि ये लड़कियों को और दलितों को पढ़ाना चाहती थीं जिन्हें उस वक्त पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। इसलिए साल 1848 में सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने मिलकर भीड़ेवाड़ा में एक स्कूल खोला लड़कियों के लिए। और ये भारत के इतिहास में पहली बार था कि जब कोई लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया हो। इसके बाद सावित्रीबाई कई लोगों के घर जाती हैं और कई महिलाओं से मिलती हैं, उनसे बात करती हैं और कहती हैं कि अपनी बच्चियों को हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजो, उन्हें भी पढ़ना लिखना चाहिए। लेकिन इनमें से ज्यादातर औरतें उनका मजाक ही उड़ाती हैं। वो कहती हैं कि पढ़ना लिखना सिर्फ मर्दों का काम है, औरतों का नहीं। हालांकि कुछ लोगों को वो कन्वेंस करने में जरूर सक्सेसफुल रहती हैं और इस तरह इनके स्कूल की शुरुआत सिर्फ 6 लड़कियों से होती है। लेकिन इनके स्कूल में सिर्फ एजुकेशन पर ही नहीं बल्कि क्वालिटेड एजुकेशन पर फोकस किया जाता था। जहाँ बाकी पुरुष प्रधान स्कूलों में शास्त्र और वेद पढ़ाए जाते, वहीं सावित्रीबाई के स्कूल में वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो किया जाता। यानी कि इनके स्कूल में फिजिक्स, सोशल साइंस, मैथ्स ये पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा इनके स्कूल में जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी वो भी उस समय के बाकी गवर्नमेंट स्कूल से कई गुना बेहतर थी। क्योंकि ये महिलाओं को पढ़ाने का काम कर रही थी इसलिए ये बात धर्म के ठेकेदारों को पसंद नहीं आई। इसलिए इन्हें रोकने के लिए कई अफवाहें फैलाई गई। जैसे कि ज्योतिबा फुले से कहा गया कि अगर ये सावित्रीबाई के हाथों का खाना खाएंगे तो ये खाना कीड़ों में बदल जाएगा। और भी कई तरह की अफवाहें फैलाई गई। क्योंकि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई दोनों ही पढ़े लिखे थे और अपने स्कूल में साइंस को प्रमोट करते थे, इसलिए उन पर इन अफवाहों का कोई असर नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर इनके स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या और बढ़ने लगती है। लेकिन अब सावित्रीबाई अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती तो इन पर लोगों के द्वारा गोबर, कीचड़ और पत्थर फेंके जाते। लेकिन ये फिर भी नहीं रुकती हैं। इनके हस्बैंड इन्हें सजेशन देते हैं कि जब ये स्कूल जाएं तो ये अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी रखकर ले जाएं, जिससे कि ये स्कूल में जाकर उस बिगड़ी हुई साड़ी से उसे बदल सकें। लेकिन कई बार तो लोग सावित्रीबाई का पीछा भी करते थे तो सावित्रीबाई रास्ते में रुककर इन लोगों का सामना भी करती थीं और उनसे कहती थीं कि मेरे भाइयों, मैं तुम्हारी बहनों को पढ़ाने का काम कर रही हूँ। जो गोबर और पत्थर तुम मुझ पर उछाल रहे हो वो मेरे लिए फूलों के समान है। मैंने अपनी बहनों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हें खुश रखे। लेकिन एक दिन इससे भी बड़ी घटना घटित हुई। एक दिन एक पुरोहित रास्ते में आकर सावित्रीबाई का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। धीरे धीरे भीड़ भी इकट्ठी हो गई, लेकिन ये भीड़ सिर्फ तमाशा देखने के लिए आई थी, उस पुरोहित को रास्ते से हटाने के लिए नहीं। और फिर सावित्रीबाई ने एक जोरदार थप्पड़ रख दिया उसके मुंह पर और तुरंत सारी भीड़ भाग गई और तब से कोई भी उनका रास्ता रोकने के लिए तो नहीं आया। लेकिन जब ऐसी चीजों से बात नहीं बनी तब ज्योतिबा फुले के पिता के ऊपर प्रेशर बनाया गया और अंत में आकर ज्योतिबा फुले और इनकी वाइफ सावित्रीबाई को अपना घर छोड़ना पड़ता है। ज्योतिबा फुले अपना घर छोड़कर अपने एक मित्र उस्मान शेख के घर में जाकर रहने लगती हैं और वहीं सावित्रीबाई की मुलाकात उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख से होती है। ये वही फातिमा शेख थीं जो आगे चलकर देश की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका भी बनती हैं। साल 1851 तक इन्होंने करीब 3 स्कूल खोल दिए थे और इन स्कूलों में अलग अलग कास्ट के बच्चे पढ़ते थे
थे। लड़कियों की बात की जाए तो करीब 150 लड़कियां। इसके अलावा औरतों और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी पढ़ाया जाता था। 29 मई 1852 जब द पूना ऑब्जर्वर में एक रिपोर्ट छपती है कि जो ज्योतिराव के स्कूल में जो लड़कियां पढ़ती थी उनकी संख्या 10 गुना ज्यादा थी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों से। इसके अलावा ज्योतिराव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जो रिजल्ट थे वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों से कई गुना बेहतर थे। साल 1852 जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सावित्री बाई के इन अच्छे कामों के लिए उन्हें बेस्ट टीचर का नाम दिया। एक और जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सावित्री बाई को प्रोत्साहन दिया था, वहीं दूसरी ओर कई उच्च वर्गीय लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। वो सोचने लगे कि अगर लड़कियां इस तरह पढ़ाई करके आगे आने लगेंगी तो कई पुरुष पीछे रह जाएंगे। इसलिए 2 आदमियों को ज्योतिबा को मारने की सुपारी दी जाती है और करीब आधी रात को ज्योतिबा के घर में 2 लोग खिड़की से कूदते हैं। बोलो तुम लोग। रामोशी, तुम्हारी हत्या करना है। क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये हमें नहीं पता। हमें सुपारी मिली है 1,000 रुपए की। अच्छा अच्छा, अगर मुझे मार डालने से रामोशियों का फायदा होता हो तो चलाओ कुलाड़ा, चलाओ ना, चलाओ। सावित्री, हमने इन्हीं लोगों के बच्चों के पढ़ाने का व्रत लिया है, उसे याद रखना और मेरे मरने के बाद भी उस काम को जारी रखना। क्या क्या कहा तूने? मैंने अपने पत्नी से कहा कि मेरे मरने के बाद शूद्रों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम बंद मत करना। शूद्रों के भलाई के खातिर काम करते करते मैं तुम्हारे हाथों मारा भी जाऊं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि तुम शूद्रों को पढ़ाते हो। वो क्यों बताते? उन्होंने हमेशा तुम्हें ज्ञान पाने से दूर रखा और चोरी डकैती हत्या का काम करके पेट भरने को मजबूर किया। वो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं इस तरह कि तुम अपने हाथों अपना ही सफाया कर दो। 1,000 रुपये कब तक पूरे पड़ेंगे? क्या तुम्हारे बेटे नाती पोते तुम्हारी तरह अपराधी बने, पढ़ लिख कर इंसान न बने, जंगलों में छिपकर जिंदगी बिताए? 1,000 की रकम ज्यादा है या संतानों की जिंदगी? बोलो। सावित्री बाई रेगुलरली पेरेंट्स मीटिंग कंडक्ट करती जिसमें वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझाती थी। इसके अलावा सावित्री बाई ने कई अन्य काम भी किए, जैसे कि इन्होंने विधवा मैरिज को सपोर्ट किया, बाल विवाह का विरोध किया। इसके अलावा उस समय जब किसी औरत का पति मर जाता था तो उस औरत के बाल काट दिए जाते थे, इन्होंने उसका भी विरोध किया। साल 1863 में सावित्री बाई ने प्रेग्नेंट विधवा औरतों के लिए एक घर भी बनवाया, जहां पर वो औरतें जिन्हें इस समाज के कुछ पुरुषों के द्वारा जबरदस्ती प्रेग्नेंट कर दिया जाता था और फिर वो औरतें या तो इस समाज के डर से अपने बच्चे को मार देती थी या फिर वो खुद सुसाइड कर लेती थी। वो ऐसा ना करें इसलिए उन्होंने प्रेग्नेंट विधवा औरतों के लिए घर बनवाए, जिससे कि वो बिना सोसाइटी के डर के डिलीवरी करवा सकें। इसके बाद ये औरतें अपने बच्चे को साथ ले जाना चाहें तो ले जा सकती हैं और अगर ये नहीं ले जाना चाहती हैं तो ये वहीं छोड़कर सेफली जा सकती हैं। इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी वो ऑर्गेनाइजेशन उठाती है इसके बाद। और यहीं से सावित्री बाई ने आगे चलकर एक बच्चे को भी गोद लिया जब एक ब्राह्मण विधवा औरत काशी बाई ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था यशवंत राव, जो आगे चलकर एक डॉक्टर बना। इसके अलावा इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की, जहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट किया जाता और समानता सिखाई जाती थी। कुछ समय बाद 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले का देहांत हो जाता है और ज्योतिबा फुले का अंतिम संस्कार सावित्री बाई फुले के द्वारा ही किया जाता है। जहां हम आज के समय तक देखें तो आज भी अंतिम संस्कार केवल पुरुष ही करती हैं। ज्योतिबा फुले के गुजरने के बाद सावित्री बाई फुले ने इन ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया। इसके अलावा इन्होंने 2 बुक भी लिखी, काव्य फुले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर। और साल 1897 में जब देश में प्लूग महामारी फैलती है तो सावित्री बाई बाकी लोगों की मदद करते हुए इस प्लूग की चपेट में आ जाती हैं और 10 मार्च 1857 को उनका देहांत हो जाता है। सच कहा जाए तो अगर सावित्री बाई ना होती तो आज आप अपने स्कूल में गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम की बजाय सिर्फ गुड मॉर्निंग सर बोल रहे होते। कोटि कोटि प्रणाम उस महिला को जिसने इस सोते हुए समाज को उस समय जगाया। वैसे अगर आप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के देहांत के दिन के बारे में जानना चाहते हैं कि उस दिन क्या हुआ था तो यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को भी सावित्री बाई के बारे में बताना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।